राइट। और दिवाली से पहले सोने ने रिकॉर्ड हाईज यहां पर बनते हुए देखे हैं। आज की अगर बात करें तो ऑल टाइम हाईज हमने बाजार में बनते हुए देखे। 76,800 के ऊपर सोना भारतीय बाजारों में निकलता हुआ नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो ये $7-8 दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 14 साल के बाद ऐसा हुआ है कि सोने ने करीबन 28 से 29% रिटर्न्स यहां पर दिए हैं। कीमतों में तेजी के कारण बाजार के क्या हाल हैं? माना यह जा रहा है कि सितंबर का महीना बेहतरीन नहीं था। अक्टूबर में भी जो अपटिक है वो थोड़ी सी ऑन द वीकर साइड है। 10 से 12% की खरीदारी ऑलरेडी घट चुकी है, ऐसा हमें जूलर्स बताते हैं। लेकिन आने वाले समय में अब किस तरह के नंबर्स रह सकते हैं, क्या ट्रेंड्स हैं और गोल्ड के प्राइसेस को ज्वेलरी एज एन इंडस्ट्री कैसे टैकल कर रही है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ लाला जुगल किशोर ज्वेलर की डायरेक्टर तान्या रस्तोगी हैं और बॉम्बे ज्वेलर्स एसोसिएशन के वीपी कुमार जैन हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। तान्या, आपसे जानना चाहेंगे क्या मूव्स हैं, क्या देख रही हैं आप सोने के प्राइसेस का इम्पैक्ट? देखिए, सोने के प्राइसेस ये एक्सपेक्टेड था। ये हम लोग 2 साल से वेट कर रहे थे। हम आपके चैनल पे 2 साल से बोल रहे थे कि जहां रेट कटिंग आएगी, पॉजिंग आएगी एंड कटिंग आएगी, सोना पकड़ेगा ही, भाव तेज भागेगा ही। तो ये तो अभी रैली की शुरुआत है। अभी जो आपने इसके पहले बोला कि थोड़ा सेल अभी अपटिक स्लो है, वो स्लो नहीं है, वो वॉचफुल है कस्टमर, क्योंकि क्लाइंट भी आपके जैसे लोगों का चैनल्स देखते हैं एंड दे आल्सो नो कि हाँ, अभी एक रैली पकड़ चुका है, काफी तेज पकड़ चुका है। अभी जितने भी रीजंस हैं भरने के, अब कोई रीजंस है नहीं एज सच। देखिए, चाइना से बाइंग आ नहीं रही है अभी। डॉलर भी इस टाइम स्ट्रांग है। ये सब चीजें अगर आप देखें तो वैसे वो सोने को यूजुअली देखे पिछले टाइम पर, तो वो तुरंत सोना रिएक्ट करके नीचे गिरता था। इस टाइम उसके बावजूद सोना तैनात है, अपनी जगह पर स्ट्रांग है। हाँ, ज़रूर अगले शायद शॉर्ट टर्म में अगले कुछ हफ्ता 10 दिन रैली ज़रूर पॉजिंग आए, रैली रुके, क्योंकि पूरा फैक्टर इन कर चुका है एंटायरली जो रेट कट है उसको 92% तक, 25 बेसिस पॉइंट को। पर ज़्यादा दिन का ये पॉजिंग है नहीं, तो ये भागेगा ही सोना। और अगर आप पिछले सा अब इस साल मतलब ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज़ पकड़ चुका है। लास्ट ईयर से अगर आप इस साल कंपेयर करें, तो पिछले साल ग्रेजुअली बढ़ा था, इसलिए हम लोगों को कस्टमर एक्सेप्ट कर चुका था। बाय द टाइम फेस्टिवल केम, एक्सेप्टेंस आ गई थी इस रेट की। अभी क्या है, थोड़ा वॉलेटिलिटी के साथ बढ़ रहा है, तो ज़रूर एक्सेप्टेंस में ज़रा समय लग रहा है। लेकिन अगर आप कस्टमर आगे पूछें अपने रिटेलर से, तो चहल-पहल बहुत है, काम एक्चुअली में अच्छा है। लोग काफ़ी बार आ रहे हैं, सोने की बुकिंग कर रहे हैं, रेट का जानना चाह रहे हैं। तो सीज़नल डिमांड भी बहुत हाई है इस टाइम, इस साल। शादियाँ बहुत हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग शादियाँ भी हैं। एंड गोल्ड जिस तरीके से हाई जा रहा है, और हमेशा मैं आपके चैनल पे कहती हूँ कि बढ़ता हुआ गोल्ड कभी सोने की बाइंग को रोकता नहीं है, थोड़े टाइम के लिए पॉज़ करता है, फिर इट इज़ एक्चुअली बेटर, बिकॉज़ कस्टमर का इन्वेस्टर एंड कस्टमर का मन भरता है सोने में कि ये अच्छा है चीज़ खरीदने के लिए, दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ा-सा दिन रुकेंगी, जहाँ थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी दाम पे, वो आपका वापस बहुत अच्छा मार्केट चलना चाहिए इस साल। हम्म। तान्या, मैं आपको दो सिनारियोज यहाँ पर देती हूँ। जैसे आपने कहा कि एक बार स्टेबिलिटी आ जाएगी, भाव कहीं भी रुके, एक बार रुक जाए तो खरीदारी आएगी। अगर स्टेबिलिटी नहीं आती, जिस तरह की मूवमेंट हमने वॉलेटाइल मूव्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं, तो उस लिहाज में जैसे हम बात कर रहे थे कि 10% की गिरावट शायद ऑलरेडी दर्ज की गई है, आप कैसे देखेंगे फिर आप यहाँ से और 2-2.5 हफ्ता जो दिवाली के लिए बचा है? देखिए, सोने की बाइंग इंडिया में तो रुक सकती नहीं है। गवर्नमेंट ने भी ट्राई कर ली, वो रुक नहीं सकती है। तो अभी जित एज़ आई हैव सेड बिफोर ऑन योर चैनल एज़ वेल, इंडियन हाउसवाइफ्स द रिचेस्ट हाउसवाइफ्स, 11% ऑफ दुनिया का सोना हमारी इंडियन हाउसवाइफ्स के पास है। तो वो उनका जो लव है ना सोने से, उसके आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि बाइंग द डिप का ही वो जो टैक्टिक है वही बेस्ट टैक्टिक है। छोटे डिप्स आएँगे एंड सबको पता है कि सोना खरीदना ही है, फेस्टिव डिमांड है। अभी अपने यहाँ इतना इमोशनल बाइंग होता है सोना कि बचपन से लड़की का जो फादर होता है वो सोच के रखता है, जमा पूंजी बना के रखता है कि बेटी की शादी पे उसको इतना सोना देना है। तो सोना तो खरीदेंगे ही, बाइंग द डिप्स का स्ट्रैटेजी ही चलना चाहिए। तो जहाँ थोड़ा-सा एक करेक्शन आएगा या थोड़ा पॉजिंग आएगा, सोना बढ़ने के पहले जो एक डिप आएगी, उसमें काफ़ी अच्छी, जैसे अभी भी अगर आप देखिए सारे रिटेलर से पूछिए, तो कौन ऐसा नहीं है कि कस्टमर नहीं चढ़ रहा है, कस्टमर चढ़ रहा है, थोड़ा भाव से डर रहा है। तो वो इमीडिएटली वेट कर रहा है कि मुझे एक डिप मिले और मैं बाइंग करूँ।
रिटेलर्स ने भी बहुत ज्यादा अच्छे से तैयारी करी हुई है, हमारी इंडस्ट्री में बहुत तैयारी है इस साल, बहुत ज्यादा जोश है, जो लास्ट टाइम भी इतना नहीं था इस साल उस हिसाब से जोश है। तो आई फील बाय द एंड ऑफ द फेस्टिवल यू विल सी कि एंड बढ़ता हुआ दाम को देख के कस्टमर और करेगा कि अच्छा अब खरीद ले, क्योंकि ट्रिगर हो गया है सोना। आई फील यू विल सी बिफोर दिवाली देयर शुड बी अ वेरी गुड बाइंग अपटेक। एब्सोल्युटली तानिया, मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने रिसेंटली प्रॉपर्टी बेची है, उन्होंने बोला कि कितना पैसा इसमें से गोल्ड में लगा दें। तो आपका पॉइंट एकदम वैलिड है कि लोग चाह रहे हैं कि इन लेवल्स पे भी कुछ तो इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो क्लियरली वो एक चीज़ तो यहाँ पर है। लेकिन इस फेस्टिवल सीजन में अगले 2-3 हफ्ते में क्या रह सकता है वो पहले जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुमार जैन जी, आप कैसे देखते हैं जवेरी बाजार के क्या हाल हैं, क्या लोग इन स्तरों पर खरीद रहे हैं? कुमार जैन जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही जी, करंट सोने के लेवल्स पे क्या खरीदारी हो रही है? जबरदस्त खरीदारी। आप दुकान में, इस समय मैं आप दुकान का सीन दिखाता हूँ, पूरी दुकान भरी हुई है पूरे कस्टमरों से। हर जगह दिमाग में लोगों को ऐसा है कि भाई सोना नहीं रहेंगे तो हम लोग रह जाएंगे, इस तरह से खरीदारी हो रही है। और कॉइन और सब बड़ी बड़ी खरीदारी हो रही है। रिसाइकल गोल्ड से ज्वेलरी की, शादियों की खरीदारी हो रही है, और बाकी सब कॉइन और छोटी छोटी आइटम बिक रही है, चेक से, कैश से। आप क्या लोगों को ये लगने लगा है कि यहाँ से सोने के भाव और भी ऊपर जाएंगे इसलिए लोग खरीद रहे हैं? कुमार जैन जी, एक सवाल तो वो है, और दूसरा टिकट साइज कैसा है जो लोग खरीद रहे हैं? कितने टिकट साइज किस तरह का है? टिकट साइज, बड़ी टिकट साइज में रिसाइकल गोल्ड आ रहा है शादियों का, जो 1-1 किलो सोना खरीद रहे हैं और वो एक्सचेंज कर रहे हैं। और छोटी छोटी खरीदारी में जो पेमेंट आ रहा है चेक से या जीपे से वगैरह से, अलग अलग तरीके से पेमेंट आ रहा है। इस तरह खरीदारी हर मोमेंट, हम सुबह से आते हैं कस्टमर दुकान में, कस्टमर देखने को मिलते हैं। लोगों के दिमाग में भय बैठ गया है कि एक बहुत बड़ा सा भाव आसमान पे चला जाएगा। कोई 3,000 बोल रहा है, कोई 2025 में 35,000 बोल रहा है, अलग अलग भाव बोल रहे हैं। सबके दिमाग में एक तेजी बैठ गई है। एब्सोल्युटली। एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे दोनों से ही, और कुमार जैन जी आपसे, कि लोग इस बार यहाँ पर क्या खरीद रहे हैं? जैसे आपने बोला जहाँ तक बड़ी टिकट है वहाँ पर एक्सचेंज का माल भी साथ में आ रहा है, बार्स एंड कॉइन्स भी लोग ले रहे हैं। ज्वेलरी में यहाँ पर किस तरह के लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं? छोटी ज्वेलरी में वीटी बूटी, चेन, इयररिंग्स, इस तरह के पेमेंट कार्ड से पेमेंट करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, वैसे होता है। और बड़ी खरीदारी में अपना पुराना ले आते हैं गोल्ड, रिसाइकल गोल्ड से काम चल रहा है, जो पुराना ले आते हैं और उसमें एक्सचेंज करते हैं। जी तानिया, आप कैसे देखती हैं मार्केट ट्रेंड्स और इस बार क्या ज़्यादा चल रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र में हम लोगों ने जैसे बताया कुमार जैन जी ने कि बूटियां हैं, इयररिंग्स हैं, लोग काफ़ी हद तक यहाँ पर खरीद रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक वो नव नवार भी है, फैलावट की ज्वेलरी भी बिक रही है, तो काफ़ी नई नई चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल मनीषा जी, देखिए इस टाइम तो एज वी सेड कि अभी तो सीजन है, और अभी जो तुरंत खरीद रहा है उसको, जिसको नीड है शादी का सामान सामने लेना है, तो अभी करंटली वेडिंग बाइंग ज्यादा अच्छी है, बड़े टिकट आइटम की ज्यादा बाइंग है। लेकिन जैसे सीजन आगे बढ़ेगा, दिवाली पास आएगी, तो वो फेस्टिव बाइंग शुरू हो जाएगी, जिसको कुछ शुभ खरीदना है, सोने जो भी बोनस आया या जो भी एक सोना खरीदने का ट्रेडिशन है, उस टाइम के लिए जो हमारे यहाँ इस बार पूरी इंडस्ट्री में जो 9 to 5 वर्किंग विमेन वाला ज्वेलरी है, जो नया डेमोग्राफिक है जिसने सोने में दोबारा पिछले 2-3 साल में आफ्टर कोविड, हमको कहना चाहिए, सोने को और सीरियसली लेके ज्यादा निवेश करना शुरू किया है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत चीजें बनाई जा रही हैं कि जो थोड़ा स्मार्ट ज्वेलरी है, इयररिंग्स है, पतले डैंगलर्स हैं, या छोटी सी पेंडेंट विद चेन, जो डेली वेयर ज्वेलरी होती है, रिंग्स हैं, लाइट वेट ब्रेसलेट्स हैं। इवन आजकल नया चीज चला है कि थोड़ा मल्टीपर्पज ज्वेलरी है, कि अंगूठी पहनी वही एक्सपैंड होके ब्रेसलेट बन गया, अंगूठी के ही ऊपर का पेंडेंट निकल, यूं घूम के पेन से निकल गया, वो पेंडेंट बन गया। जो टीका होता है शादी पे लड़की ने पहना, एक नया चीज है कि मेरे को अपनी शादी की कोई एक चीज जरूर अपने पास हमेशा होनी चाहिए, तो कुछ टीका या कोई एक चीज निकाल के उसको आपने मंगलसूत्र में मल्टीपर्पज कर दिया। तो ये वाला टाइप का ज्वेलरी का भी इस बार बहुत ज्यादा देखने को मिला, एंड इट इज इनोवेशन चाहिए नया जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए। देयर इज अ लॉट ऑफ इनोवेशन इन द इंडस्ट्री, आई फील सो। यू विल, इफ यू गो अराउंड, यू विल सी अ लॉट ऑफ ये नया चीजों का भी इंटेक है, और इसकी बाइंग नियर दिवाली ज्यादा होती है, धनतेरस पे या दिवाली पे अच्छी मिलेगी।
वेल एब्सोल्युटली, अगर इतने सारे पैसे खर्च नहीं है लेने के लिए तो कुछ यूनिक क्यों ना खरीदें। तो क्लियरली डिज़ाइंस के बार इसके ऊपर इस बार यहाँ पर फोकस रहेगा ही। बहुत शुक्रिया कुमार जैन जी एंड तान्या, आप दोनों का ही साथ में जुड़ने के लिए। वेल ये तो इस बार की खरीदारी है कि दिवाली में यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन प्राइसेस कैसे रह सकते हैं उस पर एक नज़र डालनी चाहिए। जैसे हम आपको बता रहे थे कि आज के दिन में भारतीय बाजारों में हमने ऑल टाइम हाई प्राइसेस बनते हुए देखे हैं, तो उसका एक जायजा ले लेते हैं। हमारे साथ chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगारिया और गंगानगर कमोडिटीज के एवीपी अमित खरे हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। वेल इतने हाई प्राइसेस पे भी खरीदारी तो जारी है, लोगों ने अपने बजट्स क्रिएट किए हुए हैं कि सोना लेना है, चांदी 1 लाख पे चली जाएगी तो उसको भी ले लेते हैं। लेकिन गोल्ड से शुरुआत करते हैं। विकास, ऑल टाइम हाईज पे अब चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? हाँ जी मैम, देखिए कमोडिटी में जो अगर मैं कॉमेक्स की बात करूँ तो रिकॉर्ड हाई के करीब करीब पहुंचता हुआ नजर आया है और एमसीएक्स में रिकॉर्ड हाई लगता हुआ नजर आया है। तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस जो वीकली चार्ट पे दिख रहा है, जो डाइवर्जेंस का जो ब्रेकआउट होगा वो दिख रहा है कि 76,930 के ऊपर अगर गोल्ड सस्टेन करता है एमसीएक्स में तो हमें फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिलेगा और इस ब्रेकआउट में फिर ये 77,900 और 78,200 तक मूव करता हुआ नजर आएगा। और कहीं अगर ये डिप भी मिलता है तो डिप में कहीं 75,000 इसके लिए क्रूशियल सपोर्ट बन के उभर रहा है, तो कहीं बड़े फॉल के पहले इसको 75,000 के बेस को तोड़ना पड़ेगा। कॉमेक्स में भी कहीं ना कहीं वीकली चार्ट थोड़ा सा थका हुआ लग रहा है, तो कॉमेक्स में भी 2690 के ऊपर अगर चलता है तो फिर हमें फ्रेश मूव्स देखने मिलेंगे। जी मैम। ऑलराइट, तो एक डिप देख सकते हैं और उसका एक रिबाउंड यहाँ पर नए हाइज बनाता हुआ नजर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स यहाँ पर तेजी जारी है। अमित, चांदी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 92,000 के स्तर आज टूटते हुए नजर आए ऊपर में। फिर से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अच्छी खासी तेजी है। यहाँ पर अब आगे क्या करने की राय है? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल ट्रेंड के फेवर में ही जाऊंगा। खरीदारी का ही ट्रेंड है, त्योहारी सीजन ऑलरेडी अपने यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। सारे फैक्टर अभी तेजी की ही तरफ इशारा कर रहे हैं। 92,000 के आसपास दिसंबर वाले सिल्वर में फ्रेश खरीदारी की जानी चाहिए। 93,500 रुपए का टारगेट रखें, नीचे में 91,400 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। ओवरऑल देखा जाए तो दिवाली तक मेरे को लगता है 95,96,000 तक के भाव चांदी में, वहीं पे 77,900 तक के भाव जो है सोने में भी देखने को मिल सकते हैं। जी, तो सोने और चांदी की जहां तक बात है, खरीदारी आपको करना चाहिए, चाहे आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो भी, क्योंकि यहां से और तेजी की एक्सपेक्टेशन आगे बरकरार है। लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो विकास और अमित हमें बताएंगे कि सोने चांदी में तो ऑफकोर्स खरीदारी करनी ही है, लेकिन बाकी कमोडिटीज में कैसे कारोबार करना है, इस ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है और आपको याद दिला दें कि आज कैबिनेट में 6 रबी फसलों की एमएसपी को मंजूरी दे दी गई है। हमने यहां पर बढ़त आते हुए देखी है। 150 रुपए से 300 रुपए तक प्रति क्विंटल यहां पर वेरियस क्रॉप्स में बढ़त आई है। जहां तक खाने के तेलों की बात है, यहां पर मस्टर्ड में 300 रुपये प्रति क्विंटल और सनफ्लावर में करीबन 140 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त देखने को मिली है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल छतर हैं। अनिल जी नमस्कार। सबसे ज़्यादा जो बढ़त है वो शायद सरसों में ही देखने को मिली है, किस तरह से आप ये प्राइस राइज देखते हैं? और दूसरी बात ये कि एमएसपी की बढ़त तो हमने पिछले साल भी आते हुए देखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ज़्यादातर समय तक भाव एमएसपी के नीचे थे, सरकार एमएसपी को डिफेंड नहीं कर रही थी। अब इस बढ़त के इमीडिएट इनिशियल रिएक्शंस क्या हैं आपके? तिलहन को आत्मनिर्भर बनाने में एक और नया कदम सरकार ने उठाया है। अभी लास्ट 15 सितंबर को 20% ड्यूटी लगाई थी, उससे 4,000 रुपए वाला सोयाबीन 4400 रुपए बिकने लगा। 6,000 रुपए वाली मस्टर्ड 6500 रुपए मंडियों में हो गई। अभी जो एमएसपी बढ़ाई है लगातार ये 5वां साल है और इसमें 27% तक एमएसपी भारत सरकार ने बढ़ाई है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि एमएसपी के आसपास के दाम सीजन के समय किसान को नहीं मिल पाते हैं और बाद में ये भाव बन जाते हैं। लेकिन इस बार जो 20% ड्यूटी लगी है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में किसान को एमएसपी के आसपास दाम मिलेंगे। और सबसे बड़ा अच्छा काम ये किया कि अभी सोइंग का टाइम चल रहा है मस्टर्ड का। 15 दिन सोइंग हुए हैं शुरू और अगले 1 महीने तक सोइंग रहेगी। इसमें कुछ ना कुछ किसान को हिम्मत मिलेगी और मुझे लगता है कि सोइंग बढ़ेगी और लास्ट ईयर के करीब सोइंग हम आसपास पहुंच जाएंगे, जो कि 10 से 15% सोइंग कम होने की बात थी। लेकिन 5,950 का जो भाव है बहुत ही अच्छा 6% बढ़ाया है। उसके लिए मोपा और कोइट की तरफ से भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हम इसी क्रॉप को बढ़ा पाएंगे और इसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट सरकार का पूरा मिलेगा। जी अनिल जी, जैसे आपने कहा कि पिछले 5 सालों में 27% की तेजी यहाँ पर एमएसपी में देखने को मिली है, भाव उसके सामने किस हिसाब से बढ़े हैं और अब इन फेस्टिवल सीजन में किस तरह की अवेलेबिलिटी और प्राइस व्यू है?
नहीं, रेगुलर भाव बढ़े हैं, जैसे एमएसपी बढ़ी है ठीक है, कभी कभी एमएसपी के टाइम पे एमएसपी से नीचे माल बिकता है महीने एक दो महीने के लिए, लेकिन बाद में जाके किसान को एमएसपी के आसपास दाम मिल जाते हैं। दूसरी बात रही कि फेस्टिवल पे अब तेलों के दाम में तो 15 सितंबर को गवर्नमेंट ने ड्यूटी बढ़ाई थी 20%। सेकंड, फेस्टिवल की डिमांड बहुत बड़ी थी इंडिया लेवल पर। तीसरा, पाइपलाइन खाली थी, अभी तो डिमांड भी पूरी हो चुकी। नाफेड, हाफेड और एचएसडब्ल्यूसी लगातार सरसों की बिकवाली कर रही है, तो पाइपलाइन में माल की अवेलेबिलिटी भी है। तो मुझे नहीं लगता कि त्योहार पे किसी को खाने का तेल महंगा मिलेगा। 1-2% की तेजी मत भी तो आ सकती है, बाकी तेजी का माहौल अभी देखने को नहीं मिलेगा, माल की अवेलेबिलिटी रहेगी। सामने सोयाबीन भी मंडियों में आ रही है, 8 से 10 लाख बैग सोयाबीन आ रहे हैं, 3 से 4 लाख बैग मस्टर्ड के आ रहे हैं, और इसके ऊपर नाफेड, हाफेड और एचएसडब्ल्यूसी की बिकवाली है, तो तेजी का माहौल तो इसमें नहीं बनता है। ऑलराइट, और तो अभी अच्छी में खासी इन दिनों में 15 दिनों में 10 रुपए किलो खाने के तेल में घटे भी है, सरसों के तेल में। जी, दैट पॉइंट इज वेल टेकन। तो जैसे कहा गया कि 6% की एमएसपी की बढ़त के बाद 27% एमएसपी यहाँ पर बढ़ चुकी है पिछले 5 सालों में। लेकिन एक और भी चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि आवक यहाँ पर खरीफ की फसल की बाज़ारों में है और रबी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर फसल की बेहतरीन है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी भावों में फेस्टिवल सीजन में, ऐसा नहीं लगता, जो एक प्लस पॉइंट है एज ऑफ नाउ कंज्यूमर्स के लिहाज से भी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ अनिल चटर्जी जुड़ने के लिए और उसके पर एक इनिशियल रिएक्शन भी देने के लिए। लेकिन बात अब यहाँ पर मेटल्स की भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 दिनों की गिरावट के बाद कुछ तेज़ी आज यहाँ पर बाजार में देखने को मिली है। विकास, कैसे देखेंगे आप ओवरऑल मेटल एज ए सेक्टर को और क्या करने की राय है? हाँ जी मैम, देखिए मेटल में मेरे को कॉपर में लग रहा है कि बॉटम आउट हो चुका है। कॉपर में वापस से करेक्शन देखने के बाद 815 का जो इसका सपोर्ट जोन था उसको रिटेस्ट करके कॉपर में बाउंस बैक देखने मिला। तो कॉपर कहीं पे भी डिप में 820 818 मिलता है तो इसमें बाई की सलाह रहेगी। 815 और 812 पे एक सपोर्ट रखिए एंड बाउंस बैक में 839 और 855 तक के टारगेट्स कॉपर में देखने मिल सकते हैं। जी मैम। साथ ही साथ विकास, एनर्जी मार्केट्स को कैसे देखेंगे आप, क्योंकि कल 5% की गिरावट थी, मंडे को 2% की गिरावट थी, आज थोड़ी सी सैनिटी बाजार में लौटती हुई नजर आई है, लेकिन क्या इन लेवल्स पे खरीदारी की राय है? हाँ जी मैम, अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूँ तो क्रूड ऑयल 5500 से लेके 6200 के एक रेंज पे अटका हुआ है। तो क्रूड ऑयल पे अभी जो पैटर्न बन रहा है वो बियरिश पैटर्न बन रहा है। कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में ऊपर के रेजिस्टेंसेस जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं नीचे की तरफ में। तो अभी 6000 और 6100 क्रूड के लिए एक स्टीप रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। तो क्रूड ऑयल पे यहाँ से कोई भी बाउंस बैक मिलता है 6000 के करीब पे, 6050 के करीब पे, तो सेल की सलाह रहेगी। 6100 के छोटे स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 5700 5650 का टारगेट देखने मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में क्रूड पे। ऑलराइट, तो ये तो ऑफ कोर्स बात है नॉन एग्री की, लेकिन एग्रीकल्चर में अमित काफ़ी उठापटक है। सरसों की बात तो हम यहाँ पर कर भी रहे थे और काफ़ी सारी रबी फसलों के नंबर्स आए हैं, चाहे वो गेहूं है, चना है या फिर सरसों है, बार्ली है, इन सम सेंस सैफ्लावर भी है, जो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर उगाया नहीं जाता। आप कैसे देखते हैं एमएसपी को और आप क्या देखते हैं एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर को स्ट्रैटेजी के लिहाज से? बिल्कुल, काफी अच्छा जो है स्टेप अभी गवर्नमेंट की तरफ से आज लिया गया, जो एमएसपी बढ़ाई गई, उससे जरूर किसानों को थोड़ा कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ही। अब देखा जाए ट्रेडिंग के लिहाज से तो अभी एनसीडेक्स में जो आइटम अवेलेबल है उनमें सभी आइटम में ओवरऑल देखा जाए तो मंदी का दौर अभी रिसेंट में चला हुआ, चाहे वो मसाले हो, ग्वार हो या कैस्टर हो, कोई भी आइटम हो। ट्रेडिंग के लिहाज से देखा जाए तो 25,700 के आसपास जीरो में एक फ्रेश बिकवाली का ट्रेड ट्रेडर्स को करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से। स्टॉप लॉस इसका जो रहेगा वो 26,500 रुपए का रहेगा। नीचे में टारगेट 24,000 रुपए तक इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे टीएमसी की अगर मैं बात करूं तो 14,000 के आसपास इसमें भी बिकवाली का ट्रेड ट्रेडर्स को करना चाहिए। नेक्स्ट वन कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 14,600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 12,000 रुपए तक के टारगेट टीएमसी में भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे ग्वार सीड की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल देखा जाए तो 5600 के आसपास से बार बार इसमें बिकवाली देखने को मिल रही है। नवंबर वाइज ग्वार सीड 5600 के आसपास बिकवाली करें, 5670 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 5400 रुपए तक के टारगेट जो है ग्वार सीड में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो सभी एग्री कमोडिटीज में एक सेल की स्ट्रेटजी ट्रेडर्स को अपनानी चाहिए। जी जी हाँ, एब्सोल्युटली, वो हमने नोट डाउन किया। सभी में यहाँ पर बिकवाली की एक्सपेक्टेशन आती हुई, एक तो फसल खरीफ की आनी शुरू हो गई है, रबी की जो मंशा है वो यहाँ पर अच्छी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है क्योंकि सॉइल मॉइस्चर अच्छा है, एमएसपी बढ़ा दी गई है, वाटर रिजर्वायर्स यहाँ पर बढ़े हुए हैं, तो कोई बहुत बड़ी इन्फ्लेशन यहाँ पर आएगी ऐसा नहीं लगता। पर्याप्त मात्रा में अवेलेबिलिटी है और उसका इम्पैक्ट प्राइसेस में भी है। इसी के साथ विकास और अमित, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। हमें दीजिए इजाज़त, हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।